एक आदमी खतरनाक जंगल में खो जाता है, न खाना न सर्वाइवल किट। ये कहानी 1980 की है, जब एक इजरायली बैकपैकर योसी गिंजबर्ग अमेजन के रेन फॉरेस्ट की हिडन दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। अपनी जर्नी की शुरुआत में योसी बोलिविया पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक स्विस स्कूल टीचर मार्कस स्टाम से होती है। सिटी टूर के दौरान मार्कस उसे अपने पुराने दोस्त केविन गैल से मिलवाता है, जो एक मशहूर फोटोग्राफर और बैकपैकिंग कम्युनिटी में एक लीजेंडरी एडवेंचरर है। तीनों दोस्त बन जाते हैं और लापाज के एक हॉस्टल में साथ रहने लगते हैं, आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करते हुए। एक दिन जब योसी सिटी में घूम रहा होता है, तो उसकी मुलाकात एक गाइड कार्ल रुपचर से होती है, जो उसे एक एंशिएंट ट्राइब तोरोमोनस के बारे में बताता है और उसे अमेज़न के अनडिस्कवर्ड हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए साथ चलने को कहता है। योसी इस आइडिया से एक्साइटेड हो जाता है और वापस जाकर अपने दोस्तों को इस टूर के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वे किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा करने के लिए रेडी नहीं होते। फिर भी योसी उन्हें काल से मिलवाने ले जाता है। काल उन्हें समझाता है और खासकर केविन को कहता है कि इस ट्रिप पर उसे ऐसी फोटोज मिलेंगी जो शायद नेशनल ज्योग्राफिक में भी छप सकती हैं। काल के जाते ही केविन तैयार हो जाता है और मार्कस भी मजबूरी में मान जाता है। ग्रुप सामान इकट्ठा करना शुरू करता है, लेकिन उन्हें सरप्राइज होता है जब कार्ल उनसे अपने खर्च का पैसा भी मांगता है। पैकिंग के दौरान योसी अपने दोस्तों को बताता है कि उसके अंकल ने उसे एक डायरी दी थी गुड लक चार्म के तौर पर, और वो मानता है कि ये डायरी उसे जर्नी की मुश्किलों से बचाएगी। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता कि ये सच में काम करेगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे हमेशा साथ रखता है। ग्रुप नवंबर में अपोलो के लिए फ्लाइट लेता है और आधिकारिक तौर पर अपना अमेज़न ट्रैक शुरू करता है। जंगल में गहराई तक जाते हुए कार्ल अपने विचार शेयर करता है कि भले ही ये ट्राइब्समैन स्टोन एज में जीते हुए लगते हैं, लेकिन असल में वे मॉडर्न लोगों से कहीं आगे हैं। वो सही सही बारिश आने का टाइम भी बता देता है और कहता है कि उसे जंगल की हर चीज पता है। आगे बढ़ते हुए एक बार ग्रुप काल को नजर से खो देता है, जिससे मार्कस परेशान हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वे उसे फिर से नदी के किनारे पाते हैं, जहां सामने एक ह्यूमन सेटलमेंट दिखता है। वे लोग नदी पार करके आर्केमस गांव पहुंचते हैं, जहां कार्ल का विलेजर्स से बहुत अच्छा स्वागत होता है। ग्रुप वहां सेटल हो जाता है और लोकल्स के साथ समय बिताता है। कुछ दिन बाद फिर से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और अमेज़न रेन फॉरेस्ट की खूबसूरती देखते हैं। नदी में गोल्ड के ट्रेसेस और हर चीज पर फैली हुई लाखों बटरफ्लाइज। जंगल में गहराई तक जाते हुए कार्ल एक बंदर को शूट करता है और उसे आग पर रोस्ट करके उन्हें खाने को देता है। केविन और योसी थोड़ा हिचकिचाकर खाते हैं, लेकिन मार्कस साफ मना कर देता है। ट्रिप मार्कस के लिए मुश्किल होने लगती है, क्योंकि उसके पैरों में बुरी तरह चोट लग जाती है। कार्ल उसकी फर्स्ट एड करता है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होता। केविन अब इरिटेट होने लगता है, क्योंकि मार्कस बहुत पीछे रह जाता है और उसे डर है कि बारिश शुरू होने से पहले वे ट्रैक पूरा नहीं कर पाएंगे। मार्कस उनके बदले हुए बिहेवियर को नोटिस करता है और उनसे माफी मांगता है कि वो बोझ बन गया है। योसी उसे दिलासा देता है कि कुछ नहीं बदलेगा, वो उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन मार्कस रात भर डिप्रेशन में रोता रहता है। अगले दिन केविन और योसी कार्ल से बात करते हैं। कार्ल बताता है कि हिडन ट्राइब तक पहुंचने में अभी 3 से 4 दिन और लगेंगे। योसी सजेस्ट करता है कि क्यों ना वापस विलेज चलकर एक राफ्ट बनाएं और नदी के रास्ते आगे बढ़ें, लेकिन कार्ल इस बात से अग्री नहीं होता। वो कहता है कि वो अकेला आगे जाकर मदद लेकर आएगा, लेकिन केविन तुरंत मना कर देता है। उसे डर है कि कार्ल शायद जंगल में उन्हें छोड़कर भाग जाएगा। तभी मार्कस वहां आ जाता है और केविन साफ कह देता है कि वे लोग खुद राफ्ट बनाएंगे और नदी के रास्ते निकलेंगे। आखिरकार ग्रुप झिझकते हुए अग्री करता है और पेड़ों की ब्रांचेस काटकर राफ्ट बनाना शुरू करता है। कार्ल उन्हें सलाह देता है कि सब साथ रहें और उसके निर्देशों का पालन करें, ताकि सफर स्मूथ रहे। राफ्ट अच्छे से चलने लगती है, लेकिन कार्ल खुश नहीं दिखता। जैसे ही वे कुछ रैपिड्स तेज पानी वाले हिस्से पर पहुंचते हैं, कार्ल को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि केविन अब सब कंट्रोल करने लगा था। दोनों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन किसी तरह वे टर्ब्यूलेंस पानी को पार कर लेते हैं। किनारे पहुंचते ही कार्ल और केविन में जोरदार बहस होती है और कार्ल गुस्से में जाकर हंटिंग पर निकल जाता है। आराम करते हुए केविन योसी को बताता है कि कार्ल को पानी से डर लगता है, क्योंकि वो स्विम नहीं कर सकता। अब योसी को डर लगने लगता है कि कार्ल उन्हें सच में छोड़ देगा, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी कार्ल बंदूक चलाता है। योसी बाल बाल बचता है। कार्ल सफाई देता है कि उसने ऐसा जगुआर को डराने के लिए किया था। अगली सुबह ग्रुप फिर नदी के रास्ते निकलने की तैयारी करता है, लेकिन कार्ल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो पैदल जाएगा। अब सोच में पड़े केविन कहता है कि राफ्ट से जाना
ज्यादा आसान रहेगा। योसी भी एग्री करता है, लेकिन दोनों डिसाइड करते हैं कि मार्कस को साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और वो मुश्किल पैदा कर सकता है। जब योसी ये आइडिया मार्कस को बताता है तो मार्कस भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन वे उसे समझा देते हैं कि कार्ल के साथ जाना बेहतर है क्योंकि वो जंगल से बाहर जल्दी निकल जाएगा। कार्ल उन्हें वार्निंग देता है कि रैपिड्स में सावधान रहें और कैनियन में बिल्कुल ना जाएं। वो उन्हें कुछ खाना देता है और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को अलविदा कहते हुए अलग हो जाते हैं। नदी पर राफ्ट बहुत स्मूथ चल रही होती है। केविन कहता है कि काश वो क्रिसमस तक घर पहुंच जाए, लेकिन अचानक वे एक और रैपिड्स वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। केविन राफ्ट को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक बड़े रॉक से टकरा जाती है। केविन उस रॉक को पकड़कर रुकता है और कहता है कि वो तट तक तैर कर जाएगा और योसी की मदद करेगा। लेकिन तभी एक बड़ा वेव राफ्ट को टक्कर मारता है और योसी पानी में गिर जाता है। बहुत मुश्किल से जूझते हुए योसी खुद को डूबने से बचाता है और किनारे पर पहुंच जाता है। वो उठकर केविन को आवाज देता है, लेकिन एहसास होता है कि वो बहुत दूर बह गया है। अब वो अकेला है उस खतरनाक जंगल के बीच। बारिश में भीगा हुआ योसी उस रात एक पेड़ के नीचे रात गुजारता है। सुबह उसकी नजर अपनी बैकपैक पर पड़ती है जो पानी में बह रही होती है। वो तुरंत कूद कर उसे निकाल लेता है। अब उसके पास उसका कुछ सामान वापस आ जाता है तो वो केविन को ढूंढने निकल पड़ता है। कई घंटों तक जंगल में घूमने के बाद भी जब उसे कोई निशान नहीं मिलता तो वो हार मान जाता है। वो अपने डायरी में केविन के लिए एक नोट लिखता है और अकेले आगे बढ़ने का फैसला करता है। अब योसी के पास ना खाना है, ना सर्वाइवल किट, ना ही कोई रास्ता। वो जंगली फल खाकर और खतरनाक जानवरों से लड़ते हुए किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता है। दिन में वो डेंस जंगल से रास्ता बनाता है और रात में सपनों में शहर और अच्छा खाना देखता है। अकेलापन धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। वो अपने दोस्तों की हाल्यूसिनेशन देखने लगता है। एक दिन उसकी टांग में कीड़ा घुस जाता है और वो अपनी स्किन काटकर उसे निकालता है। दर्द असहनीय होता है। भूख से परेशान होकर वो सड़े हुए अंडे तक खा लेता है। कई दिनों की भटकन के बाद उसे किसी ट्राइबल रुइंस, पुराने जनजातीय खंडहर के निशान मिलते हैं, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं होता। मैप देखकर उसे एहसास होता है कि वो शायद क्रीप्लेया नाम की जगह पर है और अभी उसे रारेनाबाग के सिटी तक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उसके पैर बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अपने जख्म देखता है और सोचता है कि मार्कस की तकलीफ वो तब क्यों नहीं समझ पाया। अब उसे एहसास होता है कि मार्कस कितना दर्द झेल रहा था। योसी फिर आगे बढ़ता है और उसे जमीन पर फुटप्रिंट्स दिखते हैं। वो खुश होकर सोचता है कि शायद कोई और यहाँ है, लेकिन जल्द पता चलता है कि वो उसके अपने ही पैरों के निशान हैं। वो गोल गोल घूम रहा था। ये देख वो टूट जाता है। उसे लगता है कि वो कभी भी इस जंगल से जिंदा नहीं निकल पाएगा। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। 14वें दिन लगातार बारिश शुरू हो जाती है और हालात और मुश्किल बन जाते हैं। वो नदी के पास लौट आता है और एक पेड़ के नीचे रात गुजारते हुए अपने डायरी को सीने से लगाकर प्रार्थना करता है कि शायद ये उसे बचा ले। इस बीच केविन को कुछ लोकल्स ररीना बेक शहर में 120 मील दूर मिल जाते हैं। वो एग्जॉस्टेड होता है लेकिन जिंदा है। थोड़ा ठीक होने के बाद वो तुरंत पुलिस को बताता है कि योसी अभी जंगल में खोया हुआ है और उनसे मदद मांगता है। केविन अब ठीक हो चुका होता है और अपने दोस्त योसी को ढूंढने के लिए पुलिस से मदद मांगता है। वो स्थानीय अथॉरिटीज के साथ एक प्लेन में बैठकर पूरे जंगल के ऊपर से उड़ान भरता है ताकि योसी को ढूंढ सके। नीचे जंगल इतना घना होता है कि पेड़ों की मोटी छतरी के बीच से कुछ दिखता ही नहीं। योसी ऊपर उड़ते प्लेन को देख लेता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन केविन उसे नहीं देख पाता। प्लेन आगे निकल जाता है और योसी फिर से अकेला रह जाता है, थका हुआ, भूखा और उम्मीद खोता हुआ। लेकिन केविन सच्चा दोस्त होता है। वो हार नहीं मानता और कहता है, मेरा दोस्त अभी जिंदा है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। पुलिस वाला उसे मना करता है, कहता है 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, कोई इतना नहीं जी सकता। लेकिन केविन यकीन से कहता है, योसी अभी भी वहां है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। आखिरकार पुलिस वाला मान जाता है और उसे एक लोकल गाइड टीको के बारे में बताता है जो उसे फिर से जंगल के अंदर ले जा सकता है। उधर योसी जंगल में चलता जा रहा होता है, थका, प्यासा, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश करता हुआ। रास्ते में उसे एक ट्राइबल वुमन दिखती है। वो डर जाती है, लेकिन योसी उसे अपना कुछ सामान देकर भरोसा दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो दोनों थोड़ी देर साथ चलते हैं और योसी को पहली बार फिर से उम्मीद की किरण दिखती है। लेकिन जब वो सोता है तो सुबह उठकर देखता है कि वो औरत गायब हो चुकी है। वो टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार कई दिनों बाद उसे धूप दिखती है। कई दिनों के बाद सूरज की रोशनी देखकर वो लगभग रो पड़ता है।
लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। वो एक दलदल में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो किसी तरह पास की डालियों को पकड़कर खुद को बाहर निकालता है, लेकिन इस चक्कर में अपना सारा सामान खो देता है। वो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि दूर तक देख सके, लेकिन उसे एंट्स काट लेते हैं और वो दर्द से नीचे भागता है। वो अब बिल्कुल कमजोर हो चुका होता है, लेकिन फिर भी नदी के पास रेंगता हुआ पहुंचता है। डे 19। केविन और टीको आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां योसी हो सकता है। योसी पास ही एक चट्टान के पीछे पड़ा होता है, लेकिन इतनी कमजोरी से कि आवाज भी नहीं निकाल पाता। केविन उसे नहीं देख पाता और वापस लौटने का सोचता है, लेकिन तभी योसी को बोट की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है, लड़खड़ाते कदमों से पानी की तरफ बढ़ता है। केविन आखिरी पल में उसे देख लेता है। वो तुरंत नाव मोड़कर अपने दोस्त को बचाने के लिए कूद जाता है। दोनों गले लगते हैं, रोते हैं। कई दिनों की तकलीफ, डर और उम्मीद आखिर रंग लाती है। केविन उसे पास के गांव ले जाकर उसका इलाज करवाता है। अंत बाद में पता चलता है कि मार्कस और कार्ल कभी नहीं मिले। दरअसल कार्ल पहले से ही पुलिस को वांटेड था और उसकी बातों में जो लॉस्ट ट्राइब थी वो सब झूठ थी। केविन ने अपनी एडवेंचरस लाइफ जारी रखी और इजराइल में अपने परिवार के साथ बस गया। वहीं योसी ने दोबारा अमेजन जंगल लौटकर वहीं रहना शुरू कर दिया। उसने वहां एक इको लॉज बनवाने में मदद की, जिसने उस पूरे इलाके को बदल दिया। योसी आज भी एडवेंचर और नेचर से प्यार करता है। दैट वॉज द स्टोरी ऑफ जंगल।